हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के इशू के बारे में। अभी रिसेंटली एक हमला भी हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेट बिहेवियर, ये दहशतगर्दी की नई लहर और सीपैक का फ्यूचर। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स पाई जा रही हैं। अगर आप ऊपर केपी वाली साइड पर देखें तो जो पाक अफ़गान बॉर्डर वाली सारी साइड है, वहाँ से डेली बेसिस पर अफ़गानिस्तान की साइड से मिलिटेंट्स आ रहे हैं और पाकिस्तान के जवानों पर वो हमले कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और बहुत से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा BLA की बात करें जो बलूचिस्तान की साइड पर एक्टिव है, उनकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। हमने 2 माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें BLA और TTP की जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं उनके पॉसिबल सिनेरियोस पर डिस्कस किया था, लेकिन 2 माह बाद जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और नई डेवलपमेंट्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। कल एक बड़ा हौलनाक खुदकुश हमला हुआ है कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाता है पाकिस्तानियों को। इसके बाहर एक फ़ीमेल बलोच खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया, जिसके नतीजे में वो ड्राइवर जान बहक हुआ है। इसके अलावा जो 3 चाइनीज़ बाशिंदे थे वो भी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जवान वो ज़ख्मी हुए हैं। अब जब इस खुदकुश बमबार के हवाले से मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, इस औरत का नाम था शरी बलोच। शरी बलोच और उनके ख़ानदान के हवाले से बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। वो ये कि इनका ताल्लुक़ एक बहुत ही पढ़े लिखे और एजुकेटेड घराने से था। ये एक बहुत ही स्टेबल फैमिली थी और इनके ख़ानदान के बहुत से लोग बलूचिस्तान में डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे थे। इनके अपने जो हस्बैंड हैं वो डेंटिस्ट हैं। इसके अलावा इनके वालिद और इनके भाई बड़े अच्छे ओहदों पर तैनात हैं बलूचिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। और इसके अलावा भी बड़ा पढ़ा लिखा ख़ानदान है। इन्होंने ख़ुद BA MA किया हुआ था। इसके अलावा जो टीचिंग की डिग्रीज़ होती हैं BEd MAd वो भी हासिल की हुई थी। ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें हम देख सकते हैं कि ये अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। मतलब 2 इनके बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल के करीब है। ये खुद तुर्बत के पास एक इलाका है केच, वहाँ पर एक सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी और कुछ माह से ये एब्सेंट थी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो वीडियो बनाने का मकसद भी है, कि इतने स्टेबल और एजुकेटेड घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद ये खातून इतने एक्सट्रीम इक़दाम पर मजबूर क्यों हुई हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पास्ट में हम देखें जो BLA के लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, तो उनका कोई ना कोई पास्ट बैकग्राउंड होता है, कोई मिसिंग पर्सन से रिलेटेड या उनके ख़ानदान के कुछ लोग, उनका कोई मतलब जो भी मसले मसाइल हैं स्टेट के साथ वो चल रहे होते हैं। इस तरह का पूरा एक पास्ट होता है। और ऑब्वियसली हमने देखा कि BLA बहुत से लोगों को बलूचिस्तान में वो अपने साथ लाने के हवाले से वो तरगीब देते हैं। जो भी हमारी रियासत की जो गलतियां होती हैं वो फिर ऑब्वियसली उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और नौजवानों को अपनी तरफ आने की, अपने ग्रुप में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा अजीब है कि दूर दूर तक मतलब अब जो खबरें सामने आई हैं कि इनके ख़ानदान के साथ कोई ज़्यादती का कोई वाक़या नहीं आपको मिलता। हाँ, ये किया बलोच है, ये एक बलोच थिंकर हैं। इनके मुताबिक मतलब ये भी बड़ा लिखते हैं इस हवाले से, इनके मुताबिक एक 5th कज़न था इनका, मतलब बहुत दूर का कज़न, जो एक मिलिट्री ऑपरेशन में मारा गया था। एक और बात इनके बारे में ये बताई जाती है कि ये स्टूडेंट ज़माने में BSO आज़ाद की मेंबर थी, और BSO आज़ाद भी वो ग्रुप है जो बलूचिस्तान में डिफरेंट इदारों में और तालीमी इदारों में जो नौजवान हैं उनको अपनी तरफ लाने की तरगीब देते हैं। और फिर इवेंचुअली ऑब्वियसली वो लिटरेचर के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर अल्टीमेटली वो फिर आर्म्ड स्ट्रगल का हिस्सा बन जाते हैं, जो ऑब्वियसली जिसकी जो सरपरस्त है वो है BLA। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि रियासत के ख़िलाफ़ जो जहर है इनके जहन में वो इनके ज़माने तालब इल्मी से था, या फिर BLA के ज्वाइन करने के बाद ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हुई। मतलब BLA ने इनका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया कि इन्होंने अपने आप को ही उड़ा लिया। तो BLA की एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने डिफरेंट रीजंस जानने की कोशिश की थी कि अब ये इतनी ज़्यादा क्यों एक्टिव हो गई हैं अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज के बाद। उसमें हमने डिस्कस किया था कि तालिबान के आने के बाद क्या हुआ है कि ऑब्वियसली जो फॉरेन एजेंसीज थी उनका तो रोल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। ऑब्वियसली इनको भारत की सपोर्ट थी और भी कुछ इस तरह के जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सपोर्ट थी। अब उनका रोल अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गया। फिर हमने डिस्कस किया था कि वो ईरान
के साथ जो हमारा बॉर्डर है, ये बलूचिस्तान के साथ जो लगता है सारा इलाका, वो वहाँ पर ये अब जाकर बैठ गए हैं और वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वो भी मैंने टेरेन का जिक्र किया था कि बड़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, कि इस पहाड़ों की इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं कि ये मिलिटेंट्स आते हैं, अटैक करके फिर वापस वो भाग जाते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अगर थोड़ा सा भी एरिया अगर क्लियर कर लें जिसमें कई दिन लग जाते हैं, तो वो फिर मतलब पहाड़ों की 6ठी 7वीं लेयर से आ जाते हैं। मतलब वो टेरेन भी ऐसी है कि वो आपको फेवर नहीं देती, वो वहाँ पर तखरीब कार एलिमेंट्स को ज़्यादा फेवर देती है जो टेरेन है वहाँ पर। तो टेरेन का एक तो मसला है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज होने के बाद जो डिफरेंट धड़े थे ना, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे जो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो मर्ज हुए हैं। BLA ने कई तंजीमों को अपने अंदर मर्ज किया है और इसकी वजह यही थी कि बहुत सी फॉरेन फंडिंग इसमें कमी आ गई थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब वो एक्सट्रीम इकदामात पर उतर आए हैं। मतलब अपने आप को वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक नई जान अपने अंदर वो फूंक रहे हैं। इसका हमने अमली मुजाहरा देखा था जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ था अनारकली में। तो ये हम देख रहे हैं कि जो BLA की टैक्टिक्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो रही हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त हमारी ऑब्वियसली उनकी फंडिंग कम है और वो फिर अपने आप को इस तरह मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की टैक्टिक इस्तेमाल की जाए ताकि पाकिस्तान की रियासत पर दबाव डाला जाए। और अब इनकी स्ट्रगल बड़ी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, मतलब लिटरेचर से लेकर आर्म स्ट्रगल तक ये हर तरह की टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। और अब ये स्टेज आ गई है कि ये खुद कुछ हमले करने पर उतर आए हैं अब, और वो भी औरतों के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे हमारे कई दोस्त या कई ये बाहर बैठे हुए लोग कहते हैं कि जी खुदकुश हमला ये सिर्फ इस्लाम के जो शिद्दत पसंद जो इस्लामी तंजीमें हैं वो करती हैं, जैसे कि दाइश हो गई, जैसे कि TTP हो गई, जैसे अलकायदा हो गई। लेकिन आप ये देखें कि BLA अपने आप को सेक्युलर नेशनलिस्ट कहते हैं। सेक्युलर नेशनलिस्ट यानी कि इनकी जो स्ट्रगल है वो मजहबी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर अब ये चीज़ आ रही है, खुदकुश हमलों की एक नई फिनोमेना देखने को मिल रहा है। ये अपनी टैक्टिक्स चेंज करें और ऑब्वियसली इनके जो अटैक्स हैं रिसेंटली अगर देखा जाए उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। ये जो पंजगूर और नौशकी में अटैक्स हुए थे, ये भी बड़े ब्रूटल किस्म के अटैक्स किए थे इन्होंने FC पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्टेट की चैलेंजेस की। यहाँ पर रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह निपटा जाए। अब चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। CPEC आपका दाव पर लगा हुआ है, सीधी सी जो बात है। ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि दासू अटैक के बाद चाइनीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और चाइनीज़ बार बार पाकिस्तान से ही मुतालबा कर रहे हैं कि CPEC और दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। दासू में 9-10 लोग चाइना के मारे गए और उन्होंने फिर कंपनसेशन मांगी, पैसे मांगे। दासू डैम पर जो काम था वो बहुत महीनों तक रुका रहा और अब ये वाला वाक़या जिसमें 3 चाइनीज़ मारे गए और ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो ख़राब होगी। अफ़गानिस्तान वाले मामले के बाद पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि पाकिस्तान को सिस्टमेटिकली मतलब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से अलहदा किया जा रहा है, उनमें दरारें डाली जा रही हैं, हमारे दरमियान लड़ाई डाली जा रही है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान उनको पूरा ना करे, अंदर जो एजेंट्स बैठे हैं उनके थ्रू। अभी नई गवर्नमेंट आई है, ये हम सबको पता है बहुत ज़्यादा प्रो US है और इन्होंने CPEC अथॉरिटी भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और यकीनन मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नई हुकूमत बहुत जल्द CPEC अथॉरिटी भी ख़त्म कर देगी। एहसन इकबाल साहब का 2015 से यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि CPEC अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर होने चाहिए CPEC। जबकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इस बात पर मुत्तफिक थे कि CPEC अथॉरिटी होनी चाहिए, बल्कि चाइना भी यही चाहता था कि एक पावरफुल शख्स यानी वज़ीर आज़म उसके अंडर ये CPEC हो ताकि सारे मामलात ब्यूरोक्रेसी की जो हर्डल्स हैं उनको आप बाईपास करके सारे CPEC रिलेटेड मैटर्स को आप फौरी एग्जीक्यूट करें। तो उसको फ़िलहाल ख़त्म करने की बात हो रही है। अब ये है ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लेवल के मसाइल कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना को खुश नहीं इस वक्त कर रहा। मतलब चाइना को खुश करना तो दूर की बात है, दिन ब दिन हम उनको नाराज़ करते जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाय को। और इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में यही बात की कि ये एक प्लान्ड साजिश के तहत हो रहा है।
अब स्ट्रेटेजिक मसाइल तो आ जाते हैं बाद में। सबसे पहली बात यह है कि हमारी रियासत को इस वक्त हमारे जो अपने लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका ख्याल करना पड़ेगा। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये बात लिखी हुई थी, जिस पर कोई अमल नहीं हो रहा, सॉरी टू से। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है? ये सिटीजन सेंट्रिक होगी, यानी कि सबसे पहले आम इंसान की बात की जाएगी उसमें। लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कौमें बड़े एम्बिशंस या बड़ी सुपर पावर्स या रीजनल पावर्स बनने के ख्वाब तभी देखती हैं जब पहले वो अपने लोगों को खुश करते हैं, उनकी जेब में पैसा डालते हैं, उनकी टेबल पर खाना रखते हैं। अब देखें, चाइना और रशिया इस काबिल हैं कि वो अमेरिका बादर को आंख दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाइना और रशिया ने सबसे पहले क्या किया कि अपने अवाम को रोटी दी। उन्होंने रोटी के अलावा उनको मतलब टेक्नोलॉजिकली उनको इतना ज़्यादा सुपीरियर किया, इतना ज़्यादा वहाँ पर एक इस तरह का कल्चर लाए कि वो अब उनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो बहुत आगे जा रही हैं। स्पेशली चाइना की अगर बात करें, और इंडिया भी उसी फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहा है कि पहले अपने सिटीजन्स को एम्पावर करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक नौयत के जो मसाइल हैं कि जी अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस कायम रखना, जी अमेरिका से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, रशिया से करनी है नहीं करनी, हमारी स्टेट को सबसे पहले आम आवाम के जो मसले मसाइल हैं ना वो सुनने पड़ेंगे, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ। और आवाम की सुनवाई के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत किया जाए। जिस इलाके में पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग होती है ना, वहाँ पर लोगों के हालात फिर भी रिलेटिवली बेहतर होते हैं। आप लाहौर की एग्जांपल देख लें, यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल कल्चर है। कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ नून लीग को, और एक कंपटीशन की वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस शो करवानी पड़ती है। अफसोस के साथ ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, स्पेशली सदर्न बलूचिस्तान वाली साइड पे, ये जो साउथ का हिस्सा है, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, जो साउथ वाला बलूचिस्तान है और जो सेंट्रल बलूचिस्तान है, वहाँ पर काफ़ी वीक है पॉलिटिकल प्रोसेस। और जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बलूचिस्तान का कोई हल नहीं निकलने वाला। मैंने वहाँ पर अपनी आंखों से देखा है कि तुर्बत में एफसी कितनी ज़्यादा कोशिशें कर रही है, किस तरह के प्रोग्राम्स ला रही है कि यूथ को अपनी तरफ किया जाए। वेल डन, ये बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी रियासत को समझना चाहिए कि जब पॉलिटिकल लीडर्स जब तक नहीं होंगे ना वहाँ के इंडिजिनस, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, सिविल और मिलिट्री की सोच हमेशा डिफरेंट रहती है। मिलिट्री का काम जो असल होता है वो होता है आपका बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना। शहरों में अगर आप मिलिट्री को लाएंगे तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे, और शायद बलूचिस्तान में हम वही मसाइल देख रहे हैं, क्योंकि एक उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, एक सिविलियन की और एक मिलिट्री की। बलूचिस्तान में हम क्या देखते हैं कि हमेशा स्टेट की मदद से कुछ लोग आते हैं, हर दफ़ा एक जोड़ तोड़ करके एक सेटअप बनाया जाता है और फिर उनको हुकूमत दी जाती है। और वो हमने खुद देखा हुआ है कि वो खुद मुंह से इकरार करते हैं कि जी हम तो इशारों पर चलते हैं, जो हमें जो इशारा मिलेगा हम उस तरफ जाएंगे। और वो फिर कभी किसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कभी किसी का, मतलब उनका कोई वहाँ पे कोई प्रिंसिपल स्टैंस नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती उनकी, जो बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ होती हैं। तो इंडिजिनस एक पॉलिटिकल कल्चर उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बीएलए की बात करें तो बीएलए कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जिसको आप काउंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता है टेरेन का, और जो स्कैटर्ड आबादी है बलूचिस्तान में, मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स के बाद आपको आबादी नज़र आती है। ये भी ये नेचर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के लिए। तो इसमें डेफिनेटली ये हमारी स्टेट स्ट्रगल करती है और इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बीएलए पूरे कोई बलूचिस्तान में एक्टिव नहीं है, ये साउथ के कुछ पार्ट हैं, तुर्बत है, केच है, आवरान है, पंजगूर है, वहाँ पर ये एक्टिव हैं। और चंद किलोमीटर्स की इनकी पट्टियाँ हैं जहाँ पर ये एक्टिव हैं, और वो फिर भाग जाते हैं ईरान वाली साइड पर और फिर पाकिस्तान आते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि चंद 100 लोग आपके आएंगे और बलूचिस्तान को जी सेपरेट कर देंगे। ये इस इनसिक्योरिटी से भी हमें निकलना चाहिए। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और इनकी प्रेजेंस बहुत महदूद एरिया में है। अगर आप नॉर्दर्न बलूचिस्तान की बात करें, वो तो ज़्यादातर इलाका पश्तूनों पर मुश्तमिल है और वहाँ पर हज़ारा बरादरी भी है। तो साउथ बलूचिस्तान को हैंडल करने की बात है, जिसको आप जितना ज़्यादा सख्ती करेंगे मामलात उतने ही बिगड़ेंगे। और ऑब्वियसली अफसोस की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उस हवाले से ध्यान नहीं देती, क्योंकि आबादी इतनी कम है। वो कहते हैं यहाँ से हमें वोट्स थोड़ी मिलने हैं। तो जो सेंटर में भी जो भी लीडर आता है वो बलूचिस्तान की ज़्यादा बात ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर वोट ही नहीं है। ये तो इनका तो फोकस होता है पंजाब या कराची वाली साइड पर, जहाँ पर आपका वोट बैंक बैठा हुआ है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर।
तो ये इन एरियाज़ पर फोकस करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मसले तब तक आते रहेंगे जब तक यहाँ का पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक इंडिजिनस लीडर नहीं उठेंगे यहाँ पर। और इसी वजह से जिन जिन इलाकों में पॉलिटिकल प्रोसेस वीक है बलूचिस्तान के सदर्न साइड पर, ये BLA वगैरह इन इलाकों में बड़ा इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब इसका हल निकालने के लिए हमें ये भी देखना है कि इस वक्त डिफरेंट पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं, चाहे इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या बलूचिस्तान से बाहर यानी कि बाकी पाकिस्तान में, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो इस वक्त इस सोल्यूशन को कैसे हल करने की बात कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले के बाद अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन में इजाफा होगा और इसकी वजह से जो स्टेट के ख़िलाफ़ एक नफ़रत है चंद नौजवानों में, वो मज़ीद फैलेगी और इससे हमें इसको केयरफुली लेकर चलना होगा। मुशाहिद हुसैन एक पाकिस्तान की स्टेट के बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़ा करीब है। इनकी एक ट्वीट आई है जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक मसाइल की निशानदही करते हैं। वो कहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है कि स्टॉप ट्रीटिंग बलूचिस्तान एज अ पॉलिटिकल प्ले थिंग, यानी कि आप हर वक्त यहाँ पे अपनी मर्जी से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना देते हो। फ्रीक्वेंटली पिकिंग, चूजिंग एंड चेंजिंग फेवरेट्स, यानी कि वही मेरे वाली बात कि हर दफ़ा आप अपने मर्जी के लोगों का एक सेटअप ले आते हो। एंड शेमफुल क्राइम ऑफ मिसिंग पर्सनस इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज़ एंड बॉर्डर हरासमेंट करप्शन, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको डराया धमकाया जाता है। एंड नॉर्मलाइज टाइज विद नेबर्स, और ये फिर स्ट्रेटेजिक लेवल की बात आ जाती है कि नेबर्स के साथ ताल्लुकात हमें अच्छे करने पड़ेंगे, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ स्पेशली, अगर हमने ये मसला हल करना है। हम सबको इसका दर्द होता है जब हमारे लोग शहीद होते हैं, हमारे सोल्जर्स, हमारे आम शहरी, हमें इसका दुख होता है। और अब चाइनीज़ के मरने का यहाँ पर क्या हमें गम है कि हमारे ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो ख़राब हो रही है, हर तरह से हमें नुकसान हो रहा है। ये तो ये एक चैलेंजेस की एक रेंज है जो हमारी स्टेट ने जिनको देखना है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारी स्टेट अपने ही इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में नाकाम नज़र आ रही है। CPEC बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है, चाइनीज़ नाराज़ बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी में एक बेचैनी नज़र आ रही है, आपके दोस्तों में बेचैनी नज़र आ रही है। लेकिन हमारी अशराफिया जो स्टेट के ऊपर वाले लोग हैं, जो स्टेटस को है, वो मज़े कर रहे हैं पता नहीं कहाँ पर। हमारी रियासत को सुसाइड बॉम्बिंग्स, पॉलिटिकल कल्चर की मजबूती, एक्सट्रीमिज़म और अपने मफादात के इंटरेस्ट की हिफाजत में एक कंसंट्रेटेड एफर्ट करनी होगी। एक ऐसी एफर्ट जिसमें आपके टाइम और रिसोर्सेज दोनों लगें, लेकिन उसके लिए जो सिंसियर एफर्ट्स हैं, टाइम टेकिंग एफर्ट्स, उनका फुकदान हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उनको खोखला किया जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ। ये बहुत ही लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। सिस्टमेटिकली हमारी स्टेट को कमज़ोर किया जा रहा है। और स्टेट के वीक होने की बुनियादी इकाई ये है कि जब आपकी आवाम स्टेट से मायूस होना शुरू हो जाए, और अभी हमें क्लियरली यही नज़र आ रहा है हर सूबे में। अब ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं रही, आम लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो स्टेट के फैसलों से एलियनेट होते चले जा रहे हैं, स्टेट खुद उनको एलियनेट कर रही है। किसी डिसीजन मेकिंग में आवाम का कोई किरदार नहीं है, जो स्टेट का दिल करता है वो कर देते हैं। आवाम के एहसासात और उनके क्या जज्बात हैं बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके 2 बच्चे थे, उसकी क्या ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई, क्या उसकी मोटिवेशन थी कि जी उसने उन बच्चों की परवाह किए बगैर अपनी जान को मतलब ख़त्म कर लिया। उसके दिल में ऐसी क्या नफ़रत थी पाकिस्तान से, क्या उसने बदला लेना था, क्या रिवेंज की बदले की क्या वो आग थी जिसमें वो जल रही थी कि इतना एक्सट्रीम इक़दाम उसने कर लिया। वो क्यों है ये करने पर मजबूर हुई। नो डाउट वो एक दहशतगर्द थी और उसने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली हैं। वो ड्राइवर जो था वो भी बेचारा 7 बच्चों का बाप था जो वहाँ पर शहीद हुआ है। तो इस आग में फिर सारे जलते हैं, वो भी दोनों तरफ से फिर आग लगती है, दोनों तरफ से नुकसान उठाया जाता है। मार कौन रहे हैं? पाकिस्तानी, आप और मैं। मतलब आज वो लोग मरे हैं, कल मेरा भी नंबर हो सकता है, आपका भी नंबर हो सकता है। ये स्टेट को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम पाकिस्तान के इतने जो गंभीर मसाइल हैं उनको इग्नोर करते रहेंगे और करते रहेंगे। कौन एफर्ट करेगा कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका जाए? कौन एफर्ट करेगा कि 80,000 जानों के बाद मज़ीद हम जाने दहशतगर्दी में ना झोंके? कौन एफर्ट करेगा कि पाकिस्तान के जो आम आवाम की जो सुनवाई है वो सुनी जा सके? कौन एफर्ट करेगा कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो? कौन एफर्ट करेगा जो पाकिस्तान को इस दलदल में
धकेलने से बचाएगा? कौन एफर्ट करेगा कि पाकिस्तान तबाह नहीं होगा? क्या स्टेट तब जागेगी जब मामलात हाथ से निकल जाएंगे? अभी 50 साल पहले की बात है कि जब पाकिस्तान की उम्र 25 साल थी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। अवाम को इग्नोर करके अगर स्टेटस को ये समझता है कि हम पावर और पैसे के नशे में धुत रहेंगे तो फिर यकीन जानिए वो हो जाएगा कि जो मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आज फिर वही सवाल कर रहा हूँ जो मैं पिछली 2 वीडियो से करता आ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की रियासत में वो एबिलिटी है अभी तक कि वो आम आवाम की आवाज़ सुन सके और उस हिसाब से फैसले कर सकें, या वो पावर और पैसे के नशे में धुत हो चुकी है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।